देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो इस ये जो हमारा टर्म है, ये जो इक्वेशन है, इसमें मैं इसको s मान लूं पूरे टर्म को, ax² by² 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसको मैं s मान लेता हूँ। क्या होता है देखो, कोऑर्डिनेट में किसी भी इक्वेशन को s माना जा सकता है ना, और अगर हम उसमें कोई पॉइंट पुट कर दें एक्स वाई की जगह तो उसे s1 माना जाता है। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो हम क्या करें, इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को भी कांस्टेंट मानेंगे। वैसे y को कांस्टेंट नहीं मानते है ना, जो हम लोग अब तक पढ़ते थे उसको टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने है ना साइन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया तो y को कांस्टेंट नहीं मानते, ये क्या हो जाएगा cos y इंटू डी वाई डी एक्स, ये है टोटल डिफरेंशिएशन। लेकिन मान लो अगर हम पार्शियल करें साइन y का तो y को कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये पार्शियल में अंतर होता है। बस पार्शियल में जैसे हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल आएंगे उन सबको कांस्टेंट मानेंगे। देखो जो कांस्टेंट है वो तो है ही, लेकिन x के अलावा जो भी वेरिएबल होगा सब कांस्टेंट होंगे, ध्यान देना। देखो जैसे अब यहाँ पर a कांस्टेंट है, x² का 2x, देखो b कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो सबको 0। यहाँ पर देखो 2hy कांस्टेंट है तो बाहर आएगा और x बचेगा, x का 1 होगा। यहाँ देखो 2g कांस्टेंट बाहर आया, x का 1 हुआ। देखो यहाँ पर f भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो 0, और यहाँ भी 0। तो क्या करते हैं, देखो डेल s अपॉन डेल x को 0 कर देते हैं। देखो इससे क्या होगा, एक इक्वेशन मिलेगी 2ax प्लस 2hy प्लस 2g बराबर 0, है ना। डेल s बाई डेल x को 0 करते हैं तो देखो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, डेल s अपॉन डेल y को भी 0 करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली। देखो जैसे, तो अब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो गया। अब देखो जैसे ये पूरा कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो b कांस्टेंट है तो y² का 2y हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2hx कांस्टेंट है, y का 1 हो गया। और यहाँ पर देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये पूरा कांस्टेंट इसका 0 हो गया। यहाँ भी देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2f कांस्टेंट हो गया, y का 1 हो गया, और c कांस्टेंट उसका भी 0 हो गया, है ना। तो रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट। अब देखो क्या हुआ, ये हुआ 2by प्लस 2hx प्लस 2f बराबर 0। देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर a मान लिया और ये हमारा देखो इक्वेशन नंबर b हो गया, ध्यान दो। ठीक, अब देखो ये जो दो इक्वेशन मिले हैं a और b, इनको हम सॉल्व करेंगे तो उससे x और y मिलेगा। ये जो x और y होगा, देखो ध्यान दो, अब जैसे ये इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अगर ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन हुआ तो जो x y आएगा वो उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ध्यान देना। अगर ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का हुआ, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या होगा, देखो स्ट्रेट लाइंस के केस में जो हमें एक्स वाई मिलेगा वो एक्स वाई उन स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएगा, है ना, ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जो एक्स और वाई होगा ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है, ऑफ लाइंस। सेकेंड, अगर ये इक्वेशन सर्कल का हुआ तो जो x और y होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। अगर ये इक्वेशन पैराबोला का हुआ तो x और y कुछ भी नहीं होगा, x y कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, है ना, ठीक है, x y कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये इक्वेशन एलिप्स का हुआ, देखो तब भी सेंटर ही होगा, सर्कल या एलिप्स या हाइपरबोला, तीनों केस में ये सेंटर ही होगा। सर्कल हो
चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, ठीक है। तीनों ही केस में जो एक्स वाई होगा वो उसका सेंटर होगा, क्योंकि सर्कल के पास भी सेंटर होता है, आगे चल के हम देखेंगे सर्कल के पास भी सेंटर होता है, इलिप्स के पास भी सेंटर होता है, हाइपरबोला के पास भी सेंटर होता है, पैराबोला के पास सेंटर नहीं होता, पैराबोला के पास वर्टेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर पैराबोला के केस में एक्स वाई कुछ नहीं बताएगा, नथिंग, ध्यान देना, है ना। और सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला के केस में जो एक्स वाई होगा वो हमें उसका सेंटर बता देगा। और स्ट्रेट लाइंस के केस में जो एक्स वाई होगा वो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता देगा, ध्यान देना। तो जैसे क्या होता है कि हमें दो लाइंस का इक्वेशन दे दिया जाए और कहा जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो ये मेथड बड़ा अच्छा मेथड होता है लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। जैसे मान लो दो लाइंस का इक्वेशन दे दिया जाए, तो पहले हम लाइंस को अलग अलग करें। अलग अलग करने का तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने वही बताया था, देखो सबसे पहला लेक्चर देखो, है ना, कंबाइंड इक्वेशन लाइन का सबसे पहला लेक्चर देखो, उसमें मैंने लाइंस को अलग अलग करने का तरीका बताया था, ठीक है, कि अगर कंबाइंड इक्वेशन दे दिया जाए तो लाइंस को अलग अलग कैसे करते हैं, क्या तरीका था, आसान था, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाते थे, हो जाता था, ठीक है। तो अगर हमें दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन दिया जाए और हमसे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए, तो हम लाइंस को अलग अलग करें, अलग अलग करने के बाद उनको सॉल्व करके करें, तो लंबा मेथड है। अगर हमें दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन दिया जाए और हमसे लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए, तो हम ऐसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और जो दो आंसर आएंगे उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। देखो ध्यान देना, जैसे ये दोनों वो लाइंस नहीं है, जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इससे रिप्रेजेंट होने वाली ये दोनों लाइंस है ना, ये मत समझना, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाली ये दोनों लाइंस नहीं होंगी, वो अलग बात है कि इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों वो लाइंस हो गई जो इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं, ऐसा नहीं होगा। इससे रिप्रेजेंट होने वाली ये दोनों लाइंस नहीं होंगी, हाँ, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर मिलेगा, ये बात सही है, ठीक है। तो जरा इस बात को लिखो और नोट करो और याद रखो इन सब चीजों को थोड़ा सा, है ना, लिखो बच्चे ध्यान से पहले इसको।